हाय फ्रेंड, मैं देवेश। आज आपको कोविड-19 कैसे एक हेल्थ क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट हुआ और कैसे वो इंडियन इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करेगा वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें करंट सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे। एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर इंडियन जीडीपी पे कैसे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, स्टेट वाइज जीडीपी पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और कैसे आरबीआई और गवर्नमेंट क्या-क्या मेजर ले सकती है, चाइना ने कौन से मेजर लिए थे, और लास्ट में हम स्टॉक मार्केट पे कैसे इसका इफ़ेक्ट पड़ा है और आगे कैसे पड़ सकता है वो डिस्कस करेंगे। आज मेरा बहुत सा डेटा स्टैटिस्टिकली बेस्ड है, तो मैं रीड करके ही आपको बताऊंगा। सिनेरियो देखेंगे तो वर्ल्ड में इस समय 42,31,000 पेशेंट्स अफेक्ट हो गए हैं। इंडिया में अराउंड 70,765 केसेस हैं, जिसमें से एक्टिव केसेस 45,000 हैं। कुछ पेशेंट इसमें रिकवर भी हुए हैं, वो है अराउंड 22,549। और कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हुई है, वो है अराउंड 2,294। अगर हम इसके नंबर देखते हैं तो अराउंड 3.2% इंडिया में पेशेंट्स की डेथ हो रही है। और अगर हम यूएस के नंबर्स देखेंगे तो अराउंड 6% केसेस में पेशेंट्स की डेथ हो रही है। और अगर वर्ल्ड डेटा को देखेंगे तो अराउंड 6.75% जो भी केसेस हो रहे हैं उसमें से 6.75% लोगों की डेथ हो रही है। तो इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा डेथ कंट्रोल अभी तक रखा है। एक्चुअल में एक भी जन की डेथ नहीं होनी चाहिए, मगर ये ऐसा पैंडेमिक है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर हम कोविड-19 वॉरियर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने हमें और ह्यूमैनिटी की हेल्प की है इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। 1 मई 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, पेज नंबर 6 में, जिसमें उन्होंने एक नीति आयोग में एक मीटिंग हुई थी सीआईआई में। उसमें उन्होंने कुछ सिनेरियोज मेंशन किए थे, उसके बारे में डिस्कस है पूरे आर्टिकल में। उसके अंदर नीति आयोग ने 3 सिनेरियोज को डिस्कस किया है। पहला है बेसलाइन, जिसमें वो सोचते हैं कि बस थोड़े दिन में ही ये जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो है कि मिड मई तक ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। और एक वर्स्ट सिनेरियो है जिसमें ये एक लॉन्ग टर्म लॉकडाउन रहेगा। हम सिनेरियो 1 को इधर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उसमें लिखा था कि कुछ दिन तक ही लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। मगर अभी हमें पता है कि मई के मिड तक लॉकडाउन होने वाला है, तो हम सिनेरियो 2 को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सिनेरियो 2 में उस पूरे आर्टिकल में लिखा है कि अराउंड 2 से 3% रियल जीडीपी में इफेक्ट होगा। और अगर ये सब पूरा होता है तो अराउंड 8.1% एनपीए इंक्रीज होने वाले हैं। इसमें ये अजम्पशन किया है कि एयरलाइन और ऑटो इंडस्ट्री अराउंड 60 to 80% इफेक्ट होगी। टेक्सटाइल, फ्रेट और लॉजिस्टिक अराउंड 40% इफेक्ट होगी। मेटल्स एंड माइनिंग अराउंड 35 से 40% इफेक्ट होगा। कंस्ट्रक्शन एंड रिटेल सेक्टर्स अराउंड 20 से 25% इफेक्ट होगा। और आईटी 10 से 15% इफेक्ट होगा। अगर ये सब होता है तो Q1 में अराउंड 2 से 3% रियल जीडीपी पे इफेक्ट होगा। बट Q2 और Q3 में ये थोड़ा रिकवर होगा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस में अराउंड 2% ही पूरे मार्केट पे जीडीपी पे इफेक्ट होगा। और इसमें एक अजम्पशन और किया है कि इस पूरे टाइम पे सिनेरियो 2 में अराउंड 38 मिलियन जॉब लॉसेस होगी। सिनेरियो 3 में ये डिस्क किया है कि अगर ये लॉकडाउन और थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा तो अराउंड 8 से 10% जीडीपी पे इफेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे कोविड-19 जीडीपी पे इफेक्ट करेगा। हमने स्टेट्स ऑफ इकोनॉमी का डेटा लिया है, और हम जीवीए जो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसके बेसिस में हम कैसे ये जीडीपी पे इफेक्ट करेगा वो देखेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर कैसे वैल्यू एडेड करता है। एग्रीकल्चर 2014 से 2019 में 7.4 का वैल्यू एडिशन देता है। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस बार कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे। इंडस्ट्री अराउंड 29.6% का वैल्यू एडिशन देता है, जिसमें माइनिंग अराउंड 2.1% वैल्यू एडिशन देता है। और हम सोच रहे हैं कि ये अराउंड पूरा हिट करेगा, क्योंकि इस समय किधर भी माइनिंग हो नहीं रही है। तो अगर हम 2 मंथ का अगर डेटा एवेल्युएट करेंगे तो अराउंड 0.35% ये इफेक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग
अराउंड 15.4% वैल्यू एडिशन देती है। और इस समय अराउंड 10 to 15% ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं 2.37% ये इफ़ेक्ट होने वाला है ड्यू टू कोविड-19। इलेक्ट्रिसिटी गैस अराउंड 2.9% का वैल्यू एडिशन देता है, और इसमें हम कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं देख रहे क्योंकि कमर्शियल यूज़ और हम लोग घर पे देख रहे हैं अभी भी गैस यूज़ हो ही रही है। कंस्ट्रक्शन अराउंड 8% का वैल्यू एडिशन देता है, और हम सोच रहे हैं कि ये पूरी तरीके से हिट होगा क्योंकि इस समय कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो अराउंड 2 मंथ में ये 1.3% इफ़ेक्ट होगा। वैल्यू एडिशन का इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से होता है। सर्विस सेक्टर अराउंड 52.9% जीडीपी पे वैल्यू एडिशन देती है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड एंड होटल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कमीशंस होते हैं, जो अराउंड 18.3% होते हैं। हम इसमें देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये इफ़ेक्ट हुआ है। होटल्स और एयरलाइन इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट हुआ है, तो इसका अराउंड 3.1% होगा 2 मंथ में इफ़ेक्ट। फाइनेंशियल एंड रियल एसेट, सो ये 20.9% वैल्यू एडिशन देता है। सो जो भी आप घर खरीदते हो या मार्केट में आप शेयर खरीदते हो तो उससे ड्यूटी कलेक्ट होती है। और हम लोग अगर फाइनेंशियल को इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी भी स्टॉक मार्केट चल रहा है, तो फिर भी ये अराउंड 4.08% का डिक्रीज़ होगा वैल्यू एडिशन में 2 मंथ्स के डेटा के बेसिस पे। और डिफेंस में हम ये अराउंड 13.7 का वैल्यू एडिशन देता है, और हमने ये एज्यूम किया है कि इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम इसका टोटल करते हैं जो भी वैल्यू एडिशन इस समय डिक्रीज़ हो रही है, तो अराउंड 11.9% वैल्यू एडिशन में डिक्रीज़ हुआ है ये पैंडमिक की वजह से। अगर हम स्टेट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो SGST से अराउंड 43% स्टेट अर्न करता है, वैट से अराउंड 23% अर्न करता है, स्टैम्प ड्यूटी जो अल्कोहल पे लगती है उससे 13% अर्न करता है, जो वो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेता है उससे वो 10% अर्न करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस और ड्यूटीज़ लगती है उससे 3% अर्न करता है, और जो व्हीकल में वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेता है वो अराउंड 6% अर्न करता है उससे। अगर हम लोग SGST देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री पे बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है कोविड-19 से। अराउंड 10% जो इंडस्ट्री है वही वर्क कर रही है। अगर हम लोग 2 मंथ्स में भी अगर रेवेन्यू हिट देखेंगे तो ये अराउंड 6.3% है। आज जो स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल और अल्कोहल में लगाती है उसमें शायद उसके रेवेन्यू में शायद इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए हैं, और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो इससे शायद गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ सकता है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो अल्कोहल में लगती है उसमें 2% का डेंट आ सकता है क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में अल्कोहल प्रोडक्शन नहीं हुआ है, और अराउंड 1.7% जो स्टेट्स अर्न करती है ऑन स्टैम्प ड्यूटी उस पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है क्योंकि लैंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसमें एक स्टॉक मार्केट्स का जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है उससे स्टेट्स को अर्निंग हुआ होगा, मगर हमारे पास कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इसमें, तो हमने इसका कुछ भी कोई भी अजम्पशन के बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं किया है। 2 महीने में इंडिया में कोई भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इंडिया से बहुत से व्हीकल एक्सपोर्ट हुए हैं बट इंडिया में कोई भी व्हीकल नहीं बिका है ये 2 महीने में, तो ये अराउंड 1% का इफ़ेक्ट कर सकता है स्टेट के रेवेन्यू में। हमने यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू पार्ट को ही कवर किया है, एक्सपेंडिचर पार्ट को कवर नहीं किया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अभी अपने एक्सपेंडिचर की नई पॉलिसी बनाएंगे और उससे उसका एग्जैक्ट हमें नंबर पता चलेगा कि कितना उनके रेवेन्यू पे इफ़ेक्ट होने वाला है। अगर हम ये 2 महीने में इस सब का टोटल करते हैं तो अराउंड 11.2% फिजिकल डेफिशिएट हो सकता है। मेजर जो इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक बोलते हैं कि हमें RBI को पैसे प्रिंट करने चाहिए, और सेकंड है जो बोलते हैं कि RBI को पैसे प्रिंट नहीं करने चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं कि RBI को पैसे प्रिंट करने चाहिए वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में इंडिया का ग्रोथ बहुत कम हो रहा है। इस समय जो भी मार्केट में पैसे लगा रहे हैं वो रिस्क एवर्स है,
मतलब वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरा इसका ये रीज़न है कि क्योंकि मार्केट में इस समय गवर्नमेंट बॉन्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, जिससे वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है। सो अगर आरबीआई पैसे प्रिंट करेगी तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। सेकंड, लोग जो बोल रहे हैं कि मार्केट में पैसे प्रिंट नहीं होने चाहिए, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आरबीआई ने बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट कर लिए तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट से पैसे उठा लेंगे और अपनी कंट्री चले जाएंगे। इस सब से इंडिया की करेंसी की वैल्यू डॉलर टर्म्स में डिप्रिशिएट हो जाएगी। डिप्रिशिएशन में गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करती है बैंक्स को, बैंक्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पैसे देते हैं। ये पैसे गवर्नमेंट एक्चुअल में सैलरीज और जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें लगाती है। और ये सारे पैसे जो भी गवर्नमेंट देती है वो बैंक के थ्रू देती है। ये सारे पैसे बैंक्स को वापस मिल जाते हैं और वो इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाते हैं, जैसे वो बाकी लोगों को लोन देते हैं और बाकी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्राइसिस के सिचुएशन में बैंक डरती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो आरबीआई को पिक्चर में आना पड़ता है। वो गवर्नमेंट सेल करती है बॉन्ड आरबीआई को, आरबीआई बाई करती है वो बॉन्ड्स को। ये जो भी पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं वो सैलरीज और एक्सपेंडिचर्स में लगाते हैं। ये सारे पैसे बैंक के थ्रू ये सारे जो वर्कर्स होते हैं उनको मिलते हैं, और जो भी बैंक होती है वो ये सारे पैसे वापस आरबीआई को रिवर्स रेपो विंडो के थ्रू दे देती है। अगर वो ये सारे पैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाएगी तभी इन्फ्लेशन होगा। और ये जो मैंने आपको दो मेथड बताए, जो एक नॉर्मल सिचुएशन और एक क्राइसिस के सिचुएशन में होती है, इसको हम डेफिशिएट मोनेटाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड मेथड है ओएमओ के थ्रू। एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बजट में 7.8 ट्रिलियंस का डेफिशिएट मेंशन किया था, जो इस समय उन्होंने रिवाइज किया है, अराउंड 12 मिलियंस का होगा डेफिशिएट। सो ये आरबीआई के थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन से ये पैसे ले सकते हैं। तीसरा तरीका है जो थोड़ा अनयूजुअल है, इसमें ये जो भी पीएसयू के सेक्टर्स के जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो प्लेज करे आरबीआई के थ्रू, जिससे उन्हें कम इंटरेस्ट में कुछ अमाउंट मिल जाए। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बाद में मार्केट में शेयर लॉन्च ही करने वाली थी। तो कुछ जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी तब ये मार्केट में सारे शेयर लॉन्च कर सकती है बाद में, जिसमें उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और वो ये सारा लोन आरबीआई को वापस कर सकते हैं। इसमें एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अभी अगर इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई से 100 रुपीज़ का लोन लेगी, सो आरबीआई सपोज अप फ्रंट उन्हें 90 रुपीज़ ही देंगी और उनसे बाद में जो भी चार्जेस हैं जो उनमें इंटरेस्ट लगने वाला है वो भी डिडक्ट करेगी। कुछ टाइम के बाद जब मार्केट कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो ये सिक्योरिटीज़ जब वो आईपीओ के थ्रू लॉन्च कर सकें, तब इसका वैल्यू अराउंड 130 होगा या 150 भी हो सकता है, जो उन्हें पब्लिक से मिलेगा। जो वो आरबीआई को, जिससे वो आरबीआई को उनका पैसा जो 100 रुपीज़ जो उन्होंने लोन लिया था वो वापस कर दें, और उन्हें मार्केट में इस समय भी अराउंड 30 टू 40 रुपीज़ का गेन भी होगा इससे। चाइना ने कुछ मेजर लिए थे वो हम डिस्कस करते हैं। चाइना इस समय सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इनका ज़्यादातर इकोनॉमी एक्सपोर्ट से ही ड्रिवन है। अगर हम चाइना को देखेंगे तो 23 जनवरी से 8 अप्रैल तक यहाँ पर लॉकडाउन था, जिससे इनकी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट हुआ है। अराउंड 24% यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट्स में डेंट आया है और अराउंड 21% यूएस इकोनॉमी के एक्सपोर्ट्स में डेंट आया है चाइना को। इकोनॉमिक एक्सपोर्ट ड्रिवन है, तो वो चाहते हैं कि उनका कंजम्पशन भी बढ़े। सो इसके लिए उन्होंने यूट्यूब के कुछ स्टार्स, फिल्म स्टार्स का इनिशिएटिव लिया है और वो मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। सेकंड जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि वो कम इंटरेस्ट पे जो बिजनेसेस है उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमी में इसका इफेक्ट कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली, बट हमें जब भी अपने रिफॉर्म्स या कुछ बनाने हैं तो हमें चाइना की जो रिफॉर्म्स है उसको भी देखने होंगे। ऑन 11th May 2020 इंडियन स्टॉक मार्केट
में सेंसेक्स में 82 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, जिससे वो 31,561 पे बंद हुआ है। निफ्टी में अराउंड 12 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, जिससे वो 9,239 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में अराउंड 400 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, जिससे वो 18,950 पे बंद हुआ है। यूएस मार्केट में नैस्डैक अपने कल के हाई के 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है और डाउ जोन्स अराउंड 0.3% अपने कल के हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहिए, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कंफर्टेबल होगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको इस समय मार्केट में पैसे बहुत सोच समझ के ही लगाने चाहिए, क्योंकि मार्केट इस समय भी इस सिचुएशन में भी अराउंड 22 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो बहुत रिस्की हो सकती है। ये हम कुछ डेटा देखेंगे। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो उसमें मार्केट 43% अपने फर्स्ट टाइम में 43% नीचे गिरा था। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई और अराउंड 34% वो अपने लो से ऊपर गया, बट उसके बाद अराउंड वहाँ से वो 40% नीचे आया। इसका मैं आपको पूरा एक चार्ट दे दूंगा स्क्रीन पे, तो आप उससे अच्छे से देख सकते हो वो चीज़। अगर हम 2002 का अगर हम डेटा देखेंगे तो इस समय यूएस में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था 2001 में। उसके बाद मार्केट में जून के समय कुछ एक फॉल हुआ था। उसका इफेक्ट इंडिया में भी हुआ था, अराउंड 23% फर्स्ट फॉल हुआ था। उसके बाद मार्केट रिकवर हुए थे अराउंड 20 पॉइंट्स। मार्केट रिकवरी के बाद अराउंड 14% मार्केट अपने टॉप से नीचे गिरे थे। 2008 में जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस थी यूएस में, जिसका इफेक्ट इंडिया में भी हुआ था, 60% मार्केट अपने हाई से नीचे आए थे। उसके बाद 25% मार्केट नीचे से ऊपर गए थे और वहाँ से 24% मार्केट ने वापस नीचे आए। 2020 में अगर हम देखेंगे तो मार्केट अपने हाई से 35% नीचे गिरे थे। नीचे से उन्होंने 29.78% ऊपर गए हैं। और हमारा अजम्पशन है, क्योंकि अभी तक मार्केट में एग्जैक्टली पता नहीं चला कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है आफ्टर दैट फॉल और रिकवरी के बाद, ये अजम्पशन के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है कि मार्केट अभी ऊपर से 29.5% नीचे जा सकते हैं। ये अजम्पशन ये बाकी डेटा के बेसिस पे ही निकाला है। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको अपना पैसा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और मार्केट में स्टिमुलस पैकेज के बारे में बात हो रही है, जो शायद वेडनेसडे को आ जाएगा, तो आपको वो भी थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।